हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और उसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। मुग़ल आने से पहले दिल्ली सुल्तान कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उस टाइम भारत की पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी। आल्दो इंस्क्रिप्शन होता है बच्चों कोई भी किसी चीज़ पर लिखना, जैसे पत्थर वगैरह पे लिखते हैं। कॉइन्स माने होते हैं सिक्के। एंड आर्किटेक्चर माने होते हैं भवन, जैसे उस समय की बिल्डिंग आज भी हैं और उन पर जो काम किया गया कि वो किस डिज़ाइन की बनी है उसको कहते हैं हम आर्किटेक्चर्स। प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, और सबसे वैल्यूएबल चीज़ मिलती है हमें तारीख, डेट्स कि किस डेट को। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है तारीख को, ये तो सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। और तवारीख होते हैं बहुत सारी तारीखें, ठीक है। एक डेट और एक डेट्स, डेट को तारीख और तवारीख को हम डेट्स बोलते हैं। पर्शियन में डेट को पर्शियन भाषा का शब्द है तारीख। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुल्तान, दिल्ली सुल्तान्स, जो दिल्ली के सुल्तान थे उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकारी जो भाषा थी, जिस भाषा में सरकारी डॉक्यूमेंट तैयार होते, ऑर्डर निकलते, सरकारी फरमान जारी होते, वो भाषा थी पर्शियन। क्या आपको पता है वर्तमान में कौन सी भाषा है? वर्तमान में आपकी 3 भाषा हो सकती हैं, इंग्लिश, हिंदी, और जो आपके राज्य की भाषा है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा हो सकती है। जैसे हरियाणा की तो हिंदी ही है, लेकिन पंजाब की पंजाबी भी एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा हो सकती है। 4 स्टेज इन मेकिंग ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट को कैसे तैयार किया जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट बच्चों वो चीज़ होती है जिसे हम हाथ से बनाते हैं, हाथ से तैयार करते हैं पेपर, उस पर लिखते हैं। सबसे पहले तो पेपर बनाया जाता है, प्रिपेयरिंग द पेपर, उसके बाद टेक्स्ट, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखी जाती है, ये लिखने वाला लिख रहा है। उसके बाद मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट थिंग्स, उसके बाद सोना पिघलाया जाता है। देखो ये सोना पिघलाया जा रहा है ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर उसको हाईलाइट किया जा सके। जैसे मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें, वो गोल्ड से करते थे ऐसे। उसके बाद है वर लर्नड मैन द ऑथर ऑफ तवारीख, तो तारीख लिखने वाले जो लेखक थे, ऑथर लिखने वाले, वाज लर्नड मैन है वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्हें ज्ञान था, वो उन्होंने विद्या हासिल की हुई थी। सेक्रेटरीज, और कौन कौन लोग थे वो? या तो राजा के सचिव होते थे, जैसे आजकल हमारे यहाँ IAS अधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, पोएट या कवि जो लिखते थे। एंड कोर्टियर में जो दरबारी लोग होते थे, दरबार में बैठते थे, वो लिखते थे इस तरह की चीज़ें। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट एंड एडवाइज रूलर ऑन गवर्नेंस, और वो 2 काम करते थे। एक तो ये सारी चीज़ें जो भी इवेंट होते थे उनको रिकाउंट करते थे, मतलब सारी चीज़ें वो लिखते थे कि आज राजा ने इस तरह की संधि की, आज इस तरह का समझौता हुआ, ये बड़ा रिचुअल्स यहाँ किया गया, ये ऑर्डर पास किया गया, ये चीज़ें लिखते थे। दूसरे वो रूलर्स को सरकार चलाने की भी सलाह देते थे कि आपको सरकार कैसे चलाई जानी चाहिए। और वो क्या करते थे कि राजा को सलाह देते थे कि आपको सिर्फ जस्ट रूल मैंने ऐसा राज जो न्याय पर आधारित हो, आपको वो न्याय करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस टाइम यही थी कि रूलर को बताया जाता था इन कोर्टियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कि न्याय क्या है और आपको किस तरह से न्याय करते हुए शासन चलाना चाहिए। द सर्कल ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? फ़कीर मुदबिर रोट इन द 13th सेंचुरी, कोई लेखक है फ़कीर मुदाबिर, उसने 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी की बात है, आज से 700-800 साल पहले की बात है। वो लिखता है किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, एक राजा बिना सिपाहियों के जीवित नहीं रह सकता। एंड ए सोल्जर
कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरीज, और एक सिपाही बिना वेतन के नहीं जी सकता। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, और उनकी सैलरी कहाँ से आती है? जब किसान उन्हें टैक्स देता है, एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को देता है किसान अपनी कमाई का, उसे रेवेन्यू कहते हैं, राजस्व जिसे हिंदी में कहते हैं राजस्व। आज भी जो अमीर लोग होते हैं उन पर टैक्स लगता है ताकि सरकार काम कर सके। बट पीजेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोफेरियस एंड हैप्पी, और पीजेंट कब रेवेन्यू दे सकते हैं? जब वो धनवान हो, खुश हो। अब गरीब आदमी को टैक्स कहाँ से दे वो? दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ये कब हो सकता है? जब राजा सबसे ज़्यादा न्यायपूर्वक काम करे और ईमानदारी से शासन चलाए। और सारा घूम फिर कर किस पर बात आ गई? राजा पर, कि राजा का ये कर्तव्य है कि वो न्यायपूर्वक शासन करे ताकि लोग खुश रहें, खुशहाल रहें उसके राज्य में। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, ये भी आपको जानकारी याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखना। फर्स्ट है द ऑथर ऑफ द तवारीख लिव्ड इन द सिटी, ठीक है। जो तवारीख लिखने वाले लोग थे, तवारीख मतलब तारीखों के लिखने वाले, और सिर्फ ये नहीं कि मान लो आपका 2020 लिख दी इन्होंने, ये काम नहीं था उसका लिखना। 2020 में मई में क्या हुआ, जून में क्या हुआ, कोविड-19 की महामारी आई, स्कूलों की छुट्टी हुई, इकोनॉमी डाउन हो गई, ये भी तो था ना। बड़े बड़े फैसले लिए गए सरकार के द्वारा, वो सारी चीज़ें लिखते थे। ये दिल्ली क्योंकि दिल्ली जो सुल्तान थे उनकी राजधानी दिल्ली थी, तो वो ज़्यादातर दिल्ली में ही रहते थे, दरबार वहीं होते थे, विलेजेस में नहीं जाते थे। तो हम थोड़ा सा यहाँ निकाल सकते हैं पॉइंट कि विलेजेस के जो लोग हैं उनके बारे में इनकी नॉलेज कम होगी, उनकी समस्याओं के बारे में। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स, और एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो सुल्तानों को खुश करने के लिए और बड़े बड़े इनाम पाने के लिए वो चीज़ लिखते थे। इसका मतलब अगर सुल्तान गलत काम करता है तो वो लिखने की हिम्मत नहीं कर पाते होंगे। These author advise ruler on the need of the preserve on an ideal social order based on birthrights and gender distinction, और वो ऐसी सामाजिक स्थिति को जो आदर्श स्थिति थी उसको प्रिजर्व रखने की सलाह देते थे कि जो जन्मजात अधिकार हैं, जैसे राजा का जन्मजात अधिकार है कि वो राजा है, और जेंडर डिस्टिंक्शंस मीन्स औरत और पुरुष में भेदभाव, इस तरह की बातें वो सोशल आइडल्स मतलब सोशल आइडल्स को बचाने के लिए इनके खिलाफ नहीं, ये कहते थे कि इसको प्रिजर्व करो, आप इनको बचाओ। स्त्री अगर पुरुष से कमज़ोर है तो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करो। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडीज, और इस तरह के आइडियाज़ हर कोई डिस्कस नहीं कर सकता था। अब हम बर्थ राइट के बारे में, बर्थ राइट का मतलब जैसे लैंडलॉर्ड्स के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो लैंडलॉर्ड से ही बनेगा, सरपंच के घर पैदा हुआ तो सरपंच बनेगा। ये आज की फिलोसफी नहीं है, उस टाइम की फिलोसफी थी। राजा के घर में पैदा हुआ तो राजा बनेगा, ये प्रिविलेज कहते हैं इन्होंने, प्रिविलेज क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार मिलते हैं, विशेष अधिकार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव्ड दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न, क्योंकि कई बार लोग विश्वास करते हैं कि जो नोबल होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग, हाई सोसाइटी के लोग, वो तो सिर्फ और सिर्फ शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे हम गांधी परिवार के बारे में मान लें कि ये तो जी सरकार बनाने के लिए पैदा हुए हैं, या चौटाला परिवार के बारे में मान लें। वर्तमान लोकतंत्र में वैसे ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, वो तो काल दूसरा था जब डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। लेकिन आज भी कुछ जो लोग हैं, नेता का बेटा नेता बन जाता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उस टाइम भी बहुत कुछ सोसाइटी में, अब तो कुछ है, उस टाइम बहुत कुछ यही होता था कि जो लैंडलॉर्ड, जमींदार, कुलीन, वजीर, मंत्री के घर पैदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यही काम करने के लिए आगे पैदा हुआ है। और जेंडर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है मैन और वुमेन में जो भेदभाव है बायोलॉजिकली,
कि वो औरत कमज़ोर है पुरुष से और इसको बाहर नहीं निकलना देना चाहिए, इसको प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, इनको ज़मीन जायदाद में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। ये पोइट क्या कोशिश करते थे कि ये जो सोशल डिफरेंसेस है ये बने रहे। क्यों? क्योंकि पोइट्स को उनसे फ़ायदा होता था इन चीज़ों से। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश, आपको मैंने बताया था सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का मुस्लिम शासक यहाँ रहा था। मोहम्मद गोरी के बाद इल्तुतमिश को उसने सौंपा था शासन, ठीक है। उसकी बेटी थी रजिया सुल्ताना। अब ये सुल्तान बन गई क्योंकि ये सारे निकम्मे थे इसके भाई। लेकिन रजिया सुल्ताना को जो ये इस तरह के कोर्टियर दरबारी एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसको। उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि आप औरत होकर जो कपड़े हैं पुरुष के वो पहनो, या आप जो बिना पर्दा के है कोर्ट में आओ, इस तरह की बातें जो कोर्टियर थे रजिया सुल्ताना के बारे में उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बहुत जल्द ही उन्हें शासन से उतार दिया, मरवा दिया गया था। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज क्रॉनिकलर मैंने होता है जो क्रम से इतिहास को लिखता है। वो एक इतिहासकार था मिन्हाज सिराज, रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रोदर। मिन्हाज सिराज ने कहा है कि वो सबसे क्वालिफाइड थी वो अपने भाइयों में, लेकिन इसके बावजूद भी उसको बनने नहीं दिया गया। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर। जो कोर्टियर वगैरह थे वो ये सहन ही नहीं कर पाए कि एक औरत रूलर बन जाए। नोर वर टू नोबल्स हैप्पी, ना कुलीन खुश थे एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। सी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम थ्रोन इन 1240 में उसके हटा दिया गया 4 साल में ही, ठीक है। उसके बाद बलबन जो है वो शासक बना था और बहुत ज़्यादा। मिन्हाज सिराज थॉट अबाउट रजिया सुल्ताना के बारे में मिन्हाज से क्या कहते हैं ये भी देख लो। मिन्हाज सिराज thought that the queen rules went against the ideal social order created by God। मिन्हाज कहते हैं कि जो क्वीन का रूल है, रानी का रूल, वो भगवान के बनाए हुए सामाजिक ऑर्डर के खिलाफ है। ये किसने कह दिया कि भगवान ने कब कहा है भाई औरत जो है वो नहीं चला सकती, शासन नहीं चला सकती। लेकिन ये मुस्लिम धर्म था जिसमें जो शरीयत के कानून है वो अलो नहीं करते कि वोमेन जो है वो मर्द को रूल करे। इन विच वोमेन वर सपोज टू बी द सबऑर्डिनेट टू मैन, क्योंकि उनका धर्म ये कहता है कि वोमेन जो है वो मैन के सबऑर्डिनेट है, अधीन है। मतलब ये कल्पनाएं घड़ी गई वोमेन्स को दबाने के लिए। He therefore asked in the register of God creation since her account did not fall under the column of man, क्योंकि भगवान के रजिस्टर में उसका कॉलम मैन में नहीं लिखा गया, वोमेन्स में ही लिखा गया है। अब वो तो गॉड का रजिस्टर भी देखा है, कैसी बातें थी। मतलब ये हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल द हर एक्सीलेंस क्वालिटी, वो कैसे जो आदमी की क्वालिटी है उसको कैसे तय कर सकती। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन्ड दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। सभी तरह के जो इंस्क्रिप्शन थे उन्होंने लेटर लिखवाए या सिक्के चलवाए, उन पर लिखा गया कि मैं सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हूँ। दिस वाज इन कॉन्टेस्ट टू द क्वीन रुद्र देवी। रुद्रमा देवी एक ये हिंदू शासका हुई हैं। रुद्रमा देवी केरल के आसपास ये थी, काकतीय डायनेस्टी की, काकतीय डायनेस्टी, काकतीय वंश की, वारंगल में। और आज का जो आंध्र प्रदेश है उस समय ये वारंगल जो प्रदेश है उस टाइम आंध्र प्रदेश के वर्तमान के आंध्र प्रदेश में आता था। 1262 से 1279 तक इन्होंने शासन किया। याद रखना ये रुद्रमा देवी जो है वो काकतीय की थी। वैसे हिंदू धर्म में इक्वल, लेडी को इक्वल माना है। वैदिक धर्म में ग्रंथों इक्वल ग्रंथ लिखे, जैसे गार्गी ने याज्ञवल्क्य से वेदों पर चर्चा की। और भारत में ऐसा कुछ नहीं था। भारत में दूसरी जो वो आई हैं, धर्म आए हैं, तब ये चीज़ें जो कंजस्टिव टाइप के धर्म है वो आए हैं। रुद्रमा देवी चेंज हर
नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वाज ए मैन। रुद्रमा देवी ने जितने भी कोयन या पत्थर पर लिखी हुई इंस्क्रिप्शन थी, उन्होंने अपना नाम ऐसे लिखा जैसे वो आदमी हो। अनदर क्वीन दीदा, एक क्वीन थी दीदा, कश्मीर की रूलर थी वो। 1980 से 1003 तक उसने शासन किया। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था। और क्या था उसका इंटरेस्ट टाइटल? इट कम्स फ्रॉम दीदी, ये दीदी से आता है। और दीदी मैंने आपको पता है ना, बहन, और इन्होंने अपने आप को लिखा दिया दीदा। ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम गरीशन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। पहले दिल्ली सल्तनत का एरिया जो है इतना सा था, मतलब पहले तो इतना होगा, फिर एक्सपेंड हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, और फिर फैला। जैसे जैसे दूसरे राज्यों के शासक कमज़ोर होते गए और दिल्ली का शासन फैलता गया। ठीक है। ये मैप है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जो एरिया कैप्चर किए गए शुरू में उनका। ठीक है। इल्तुतमिश आपको पता है ना, 1206 के आसपास ये शासक बना था। देख लेना डेट। ये वो चीज़ें हैं, जैसे ये यहाँ से आए थे, इधर से अफ़गानिस्तान से होते हुए गजनी आया था, और उसके बाद कुतुब बिन ऐबक। तो ये सारी चीज़ें जीतते हुए ये दिल्ली तक आ पहुँचे थे। ठीक है। ये आप देख लेना मैप में। उसके बाद जो है हिंटरलैंड एक शब्द आता है। हिंटरलैंड, द लैंड एडजेंट टू ए सिटी और ए पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विस। हिंटरलैंड वो होते हैं जहाँ पर वस्तुओं की खरीद बेच होती है या उतारे बेचे जाते हैं, मतलब एक तरह की बंदरगाह होती है। गैरिसन टाउन मैंने होती है एक ऐसा टाउन, ऐसा जो चारों ओर से किले की तरह, जिसमें चारों ओर दीवारें होती हैं और जिसमें सोल्जर्स रहते हैं। किला होता है ना, ऐसे सोल्जर रहते हैं, सेना रहती है वहीं। इन द अर्ली 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में, द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाई गैरिशंस। जो 13वीं शताब्दी में है, दिल्ली सुल्तान कंट्रोल, वो बहुत ही कम ऐसे शहर थे जो फोर्टिफाइड थे। मतलब फोर्टिफाइड का मतलब होता है जिसके चारों ओर दीवारें थी या सोल्जर्स थे, नहीं, ऐसी तरह की इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं थी। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड, वो तो सिर्फ उन चीज़ों को कंट्रोल करते थे जहाँ से वस्तुएं बेची और खरीदी जाती थी, पोर्ट, बंदरगाह जैसे। ऑफ सिटी एंड वर देयर फॉर डिपेंडेंट अपन ट्रेड्स। क्यों? क्योंकि व्यापार ज़्यादा होगा, व्यापार ज़्यादा होगा तो वस्तुएं ज़्यादा बिकेंगी, और उससे क्या होगा, व्यापार भी बनेगा और लूट का माल भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, लूट का माल सब होगा। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। और इस तरह से जो गैरिसन टाउन थे बंगाल में, फोर्टिफाइड थे वो चारों ओर, वो दिल्ली सुल्तानों के लिए जीतने बड़े मुश्किल हो गए। ठीक है। रिबेलियंस, उनके सामने बहुत सारे विद्रोह हुए, रिबेलियंस लोगों ने विद्रोह कर दिए, वार, युद्ध हुए, एंड इवन बैड वेदर, और बुरा वेदर था। कुड स्नैप फ्रैंगल कम्युनिकेशन रूट्स, और वो जो कम्युनिकेशन के रूट्स थे, संदेश वाहक, उनसे संदेश नहीं पहुंच पाते थे, और इस वजह से वो अपनी सेना से कांटेक्ट नहीं कर पाते जहां भेजते, और इस तरह से वो जीत नहीं पाए। दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेंशन। ऊपर जो भारत का ये जो इलाका है, ठीक है, इसके ऊपर मंगोल शासन था और साथ में अफगानिस्तान का भी था। तो भारत के जो राजा थे उनके खिलाफ ही वो ही नहीं थे, बल्कि जो बाहर के रूलर थे वो भी इंडिया को जीतने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इंडिया उस टाइम सबसे धनी देशों में से एक था। मंगोल का इन्वेंशन भारत में बढ़ रहा था। मंगोल लगातार भारत पर आक्रमण कर रहे थे। जो चीनी लोग आते हैं ना, वो मंगोल से ही है, मंगोलिया, इसके ऊपर मंगोलिया है। फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाई गवर्नर हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस, और या उसके खुद के गवर्नर, मान लो कोई जगह जीती उसने, लाहौर को जीता उसने, उसमें एक गवर्नर बिठा दिया शासन करने के लिए, यही गवर्नर फिर दिल्ली सुल्तान के खिलाफ हो जाता, उसको चैलेंज बन जाता। कई बार ये लोग अफ़गानियों से या मंगोलियों से मिल जाते थे उनको, जो सुल्तान है उनको हराने के लिए। द सुल्तनत बेयरली
सर्वाइव्ड दी चैलेंज, और मुश्किल से ही अपने आप को बचा पाते थे इन चैलेंज से, जो बाहर से आक्रमण हो रहे थे उससे, और जो उनके खुद के जो सरदार थे, गवर्नर थे, उनके विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे उनसे। इट्स कंसोलिडेशन अक्योर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने इस तरह के आक्रमणों का बहुत बहादुरी से चैलेंज किया उनको, और इसको मतलब इस तरह के खतरों को रोकने की पूरी कोशिश की। ठीक है, उसके बाद ये है लैंड्स के बारे में है, गैरिसन और हिंटरलैंड क्या होती है। These land were given to peasant and agriculture was encouraged. New fortress, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trades. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह के करते थे। This second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. और दूसरा जो एक्सपेंशन था, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाया, सीमाओं को बढ़ाया सल्तनत काल में, वो युद्ध के द्वारा था। मिलिट्री एक्सपेंडिशन किए उन्होंने, युद्ध किए दूसरों से, सदर्न इंडिया में गए यहाँ, और उन्होंने धीरे धीरे जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने, और इसके साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने साउथ को भी जीतना शुरू कर दिया। और साउथ में एक जगह है देवगिरी। इवन मोहम्मद बिन तुगलक ने तो दिल्ली को छोड़कर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। वैसे इसका मूर्खतापूर्ण डिसीजन था, बहुत सारे लोग जो है रास्ते में ही मर गए थे। इन देयर कैंपेन सुल्तान आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट हॉर्स, और इसके लिए उन्हें युद्ध करने पड़े तो उन्होंने बहुत सारी आर्मीज के द्वारा एलिफेंट हॉर्स, स्लेव्स, दास और बहुत सारी सोना चांदी धातुएं उन्होंने अपने युद्धों में जीती। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता था। इसने ऐसे बहुत सारी नई नई चीज़ें करने की कोशिश की। मान लो एक सोने का सिक्का था, महंगाई आ गई तो इसने कहा कि जो सोने का सिक्के हैं उसके बदले हम तांबे का या शीशे का सिक्का चलाएंगे। लोगों ने अपने आप गढ़ने शुरू कर दिए, और इस तरह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। उस टाइम एक राजधानी बदलने की कोशिश की, वहाँ युद्ध किए जहाँ इसे युद्ध करने नहीं चाहिए थे। तो इस तरह से पढ़ा लिखा विद्वान होने के बाद भी इसे मूर्ख कहा जाता है। 150 ईयर आफ्टर समवट हम्बल बिगिनिंग, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस ए लार्ज पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। और धीरे धीरे 150 साल के बाद धीरे धीरे जो आर्मी थी इन सुल्तानों की, वो सब कॉन्टिनेंट में, जो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक जो एरिया है वहाँ तक जाने लगी थी। इनकी सेना दूसरे राज्यों को छीनने के लिए, अपने दुश्मनों को हराने के लिए, सिटीज़ को छीनने के लिए। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस, और वो जो पीजेंट थे, किसान थे, उनसे टैक्सेस वसूल करते। फ्रॉम द पीजेंट्री एंड द डिस्पेंस जस्टिस ऑन इट्स रिलम, और ताकि मतलब जस्टिफाई कर सके अपने रूल को। जस्टिफाई इसका मतलब यहाँ है कि वो कंट्रोल कर सके, वो सुधार कर सके कृषि वगैरह में, बाजार में। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी। लेकिन इतनी बड़ी टेरिटरी पर वो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर पाते। मतलब टेरिटरी बहुत बड़ी थी, भारत का विस्तार बहुत ज़्यादा था। भारत का विस्तार गंगा यमुना से लेकर नीचे समुद्रों तक था। इतनी बड़ी फ्रंटियर को, इतनी बड़ी ज़मीन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, उसके बाद है ये मैप देख लो भाई, यहाँ तक पहले ये दिल्ली में यहाँ तक फैले, और धीरे धीरे देख लो आप 1311 तक ये यहाँ तक आ पहुँचे थे। इनके कैंपेन थे, ये अभियान चला था। अभियान का मतलब जीतने का अभियान, लड़ाई। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का है ये, अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ से ये चले, इन राजाओं को हराया, इसको हराया, इसको हराया, ये सारे युद्ध हैं इसके। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।